नोएडा के डायरेक्टर हैं और इसके पहले कोविड में हमारे साथ बहुत लंबे वक्त 2019 से हर परिचर्चा का हिस्सा हैं। डॉक्टर गुप्ता, बहुत शुक्रिया कि आपने समय निकाला इस सामाजिक जागरूकता के विषय को लेकर फिर से लौट आया है, जिसकी हम लोग दहशत और जिसका खौफ और जिसकी वजह से पूरे देश ने बहुत नुकसान उठाया, उसकी वापसी बड़ी धमाकेदार तरीके से चाइना में चल रही है और ऐसा प्रतीत होता है कि भारत में भी जल्दी इसका असर देखने को मिलेगा। आप इस वायरस के इस नए संस्करण के बारे में क्या ओपिनियन रखते हैं? दर्शकों के साथ थोड़ा साझा करें इसे। ज्यादा ही किया है, तो हम सब जानते थे कि इसके रूप आते रहेंगे। इसमें कहीं भी हमें शांति रखने की जरूरत नहीं है और कहीं भी मतलब अपने प्रिकॉशंस को, गार्ड को लो करने की जरूरत नहीं है। और वही हुआ, फिर दोबारा नया वेरिएंट आ गया। वेरिएंट बीच में आ रहे थे बट इन्फेक्टिव वेरिएंट नहीं आ रहे थे। ये वाला जो वेरिएंट है B7, जो इसकी R0 वैल्यू है वो 10 से 15 है रफली। जो ओमिक्रॉन था उसका सिर्फ 5। डॉक्टर गुप्ता, आपने अपना स्काइप की आवाज म्यूट कर रखी है, उसे अनम्यूट करें पहले प्लीज। जी अनम्यूट तो करें। मैं बता रहा था, आवाज आ रही है आपको मेरी? जी जी, यस प्लीज गो अहेड। हाँ, जो ये B7 है, जो वेरिएंट नया है, तो इसकी जो R0 वैल्यू, जिससे इन्फेक्टिविटी या कितनी तेजी से फैलता है वो पता लगता है, वो 10 से 15.8 है। तो जो ओमिक्रॉन था उसकी 5 थी, लगभग उसके 3 गुना तेजी से फैल रहा है। इसके जो सिम्टम्स हैं, जो लक्षण है, जो किसी को अगर होता है, बीमारी होती है, तो उसके लक्षण बिल्कुल सेम है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। खांसी, बुखार, गले में दर्द, थकावट होना, भूख कम लगना, या कुछ लोगों को पेट में दर्द, लूज मोशन, वॉमिटिंग होना, ये सारे सिम्टम्स हैं। इसके अतिरिक्त इन सिम्टम्स की बात करें तो अभी करंट जो वायरल चल रहा है हमारे इंडिया में भी, चाहे वो स्वाइन फ्लू चल रहा है, नॉर्मल इन्फ्लुएंजा वायरस चल रहा हो, उसके भी सिम्टम्स सेम है। इनको भी हम इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस बोलते हैं, ILI बोलते हैं। तो इसको डिफरेंशिएट करना थोड़ा मुश्किल है। अभी पहला केस क्या BF7 जिसका जिक्र अभी डॉक्टर यादव कर रहे थे, अभी अगर हम कोविड की जांच कराते हैं तो उसमें हमको इसको हम पकड़ने की स्थिति में है? हमारे पास लेबोरेटरी में ऐसी क्षमताएं हैं जो इस नए संस्करण को पकड़ें? बिल्कुल, अभी पहला केस पता भी लग गया अभी रात में, अभी जस्ट 2-3 कोई अमेरिका से ट्रेवल करके आया है जी, NRI लेडी आई है, तो उसको पता लगा। तो हमारी जीनोम सीक्वेंसिंग है, बट इसको स्ट्रेंथन करने की जरूरत है, कि बहुत ज्यादा जरूरत है। बिकॉज स्ट्रेंथन, ये रेफरल लेबोरेटरी की सुविधा होती है, स्टेट लेवल पे होती है, बड़े शहरों में होती है, तो उसको और स्ट्रेंथन करने की जरूरत है। दुनिया से दूसरे मुल्कों में जो रिपोर्ट्स हैं, वो आप उसके बारे में क्या साझा करना चाहते हैं? कैसे हालात हैं चीन वगैरह में और इससे कैसे निपटा जा रहा है और ये कितना घातक है नया वेरिएंट? चीन, जापान, कोरिया और ऐसे बहुत सारे विभिन्न देश हैं जिनमें हाहाकार मच गया है। इस समय चीन में हालत ये है कि लगभग अभी बता रहे हैं कि अगले 2 महीने में 90 डेज में 60% से ज्यादा पॉपुलेशन इन्फेक्ट हो जाएगी और लगभग 2 मिलियन, मतलब 20 लाख लोगों से ज्यादा मृत्यु की संभावना है। वहां पे बेड्स कम हो रहे हैं, नर्सेस नहीं है, स्टाफ नहीं है, जो स्टेडियम है उनको अस्पताल में तब्दील कर दिया गया है। तो कहीं ना कहीं बहुत, जर्मनी का हालत खराब हो रहे हैं, जर्मनी में केसेस बढ़ रहे हैं। इंडिया की बात करें, इंडिया में अभी सिर्फ 3400-3500 केस है, उसमें मैक्सिमम केसेस तमिलनाडु, केरला। हमारी तैयारी प्रॉपर है डॉक्टर साहब? आपको लगता है कि हम सिर्फ टीकाकरण पर ध्यान दें या टेस्ट, ट्रैक, ट्रीट पर ध्यान दें? हमें क्या करना चाहिए? देखिए, जैसा हम लोगों ने देखा था, आपको खूब ध्यान है, आपने बड़ा अच्छा सा बिगुल बजाया था जब यूरोप में केसेस बढ़ रहे थे। उस समय हम लोग सब शांत बैठे होते, लास्ट ईयर की बात है। हम लोग को लग रहा था कि हमने जीत ली, हमारी इनेट इम्यूनिटी बहुत अच्छी है, ये जो वेरिएंट अच्छे वो खराब है, हम लोग बड़े अच्छे से मैनेज कर ले रहे हैं। और उसके बाद ओमिक्रॉन आया तो हाहाकार मच गया था। तो 2 महीने के गैप में सब कुछ हुआ था। तो मुझे लगता है अगले 4 से 8 हफ्ते हमारे लिए ठीक नहीं है। 4 हफ्ते बाद केसेस यहाँ भी बढ़ना शुरू हो सकते हैं अगर इसी दर से फैलता रहा। तो इसलिए हमारी जो तैयारी, अगर उसकी बात करें, डेफिनेटली हमारा हेल्थ केयर इंफ्रा इतना मजबूत नहीं, हम सब मानते हैं। हमें जितने हॉस्पिटल्स चाहिए, जितने बेड्स चाहिए, जितने वेंटिलेटर्स चाहिए, जितने डॉक्टर्स चाहिए, जितने नर्सेस हैं, वो नहीं है। क्या तैयारियों को हमें रिविजिट कर लेने की जरूरत है कि हम अपनी तैयारियों को एक बारी प्रॉपरली चेक कर लें? बिल्कुल, पहले तो हमें देखना चाहिए कि हमारे पास सबसे बड़ा हथियार क्या है इससे लड़ने की। सबसे बड़ा हथियार हमारे पास है वैक्सीन, और वो हमारे पास प्रचुर मात्रा में उपलब्ध भी है। अगर हम बात करते हैं, सब लोग बोल रहे हैं कि 220 करोड़ डोजेज लग चुकी हैं, और बूस्टर डोज भी कुछ लोग 28% को लग चुकी है। बट 220 करोड़ जो डोज लगी हैं, उसको लगे हुए 9 महीने 6 महीने से ज्यादा हो चुके हैं, 1 साल से ज्यादा हो चुका है। लोगों की इम्यूनिटी फिर दोबारा बीन ऑफ हो चुकी है, एंटीबॉडी। आप ये सजेस्ट करते हैं कि सबको बूस्टर डोज पे जाना चाहिए?
बिल्कुल सबको बूस्टर डोज में जाना चाहिए और तुरंत लगवानी चाहिए। और खास करके जो बच्चे हैं, मैं फिर बोल रहा हूँ 5 साल से 12 साल के बच्चे जो हैं उनको अभी तक प्राइमरी वैक्सीनेशन भी नहीं हुआ। उनकी जो वैक्सीन है उनकी अप्रूव हो चुकी है, सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी ने अप्रूव कर दी है, इसके अलावा ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया ने अप्रूव कर दी है, हेल्थ मिनिस्ट्री ने अप्रूव कर दी है, बट वो रोल आउट नहीं हुई थी फील्ड में किसी कारणों की वजह से। तो मुझे लगता है बच्चे ससेप्टेबल हैं, बच्चे को पहले जी सीरियस कॉम्प्लिकेशंस भी हुए हैं, तो उनको जी वैक्सीन प्राइमरी और सेकेंडरी वैक्सीन लगना चाहिए, डोज लगनी चाहिए। और जिनको बूस्टर लगे 9 महीने से ज्यादा हो चुके हैं उन सबको बूस्टर डोज लगनी चाहिए। और हमें चौथी सेकेंड बूस्टर की बात करनी चाहिए। बहुत सारे ऐसे देश हैं, ब्राजील है, ऐसे बहुत सारे देश हैं जहाँ पे फोर्थ सेकेंड बूस्टर लग मतलब रही है। एक बूस्टर बट एंड हम प्लस सबको 1 बूस्टर एंड बिल्कुल +1 +1 जिसको बूस्टर लगवाए 9 महीने से ज्यादा हो चुके हैं उनको वो भी सेकंड बूस्टर की +1 पे आवश्यकता चला हो। जाए। बिल्कुल। और एक चीज और, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, जो नया स्ट्रेन आया है उसके अगेंस्ट हमें वैक्सीन डेवलप करनी चाहिए, और जो वैक्सीन बनी हुई उसको काफी टाइम हो बहुत गया है। शुक्रिया हमें डॉक्टर नए गुप्ता, बहुत जी शुक्रिया। और द वन